यस। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था सेंटर टेंडेंसी, जिस पे मैंने आपको पढ़ाया था मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और इनके कुछ क्वेश्चन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर हम हर साल बात करें, एक तो इसका सिलेबस 100% कॉमन है, चाहे जेई का देखें, जेई मेंस का, एनडीए का और निमसेट का सेम सिलेबस है 11-12 वाला। हाँ, एनडीए में एक टॉपिक और आता है, वो है कोरिलेशन रिग्रेशन। इनफैक्ट निमसेट में भी एक बार कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक तो एक चीज। दूसरा, अगर हम बात करें निमसेट की, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन जो पढ़ाया हुआ पिछली क्लास में उसका आएगा और एक इसका आएगा जो आज पढ़ाऊंगा। और एक ही आया तो कोई भी आ सकता है। जेई में भी 1 या 2 आते हैं, एनडीए में करीब 5-6 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है और मैं बिल्कुल वो पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में। बहुत सारी चीजें मैंने खुद ही हटा दी, जैसे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब नहीं आता, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। तो जो चीज पढ़ा रहा हूं वही आप, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये 2 चीजें बची हैं। पर मैं मीन डेविएशन का भी आपको एक आइडिया देता हूं। तो आज की क्लास में थोड़ी सी देर में थ्योरी कवर हो जाएगी एंड देन फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसके भी क्वेश्चन नहीं आते पर कभी कभार आए हुए, तो थोड़ा इसका कंसेप्ट बताने के लिए पढ़ा रहा हूं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज। प्रतीक, कौन सी शीट नहीं मिली अभी बात करता हूं उसका, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो लिखो। मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज mean deviation of a series is the arithmetic average mean deviation of a series is the arithmetic average of the deviation अरे प्रतीक कुमार, अब बंद कर दो लिखना एक एक चीज। मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरियस आइटम्स mean deviation of a series is the arithmetic average of the deviation of various items from a measure of central tendency फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ब्रैकेट में लिखिएगा मीन, मीडियन एंड मॉड। Mean deviation of a series is the arithmetic average of the deviation of various items from a measure of center tendency, either mean, median और मॉड। एक्चुअल में मीन डेविएशन जो है ना, वो या तो हम मीन के अबाउट निकालते हैं, या मीडियन के अबाउट निकालते हैं, या फिर मॉड के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्मूला पढ़े मीन डेविएशन का, जनरल फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज, तो ये होता है 1/n समेशन मॉड एक्स माइनस ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो क्या होगा बता सकते हो फॉर्मूला? 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स वार। अगर यही चीज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला होता तो बता सकते हो? समेशन एक्स माइनस मीडियन। और यही मीन डेविएशन अबाउट मॉड बोला होता तो बताओ? यस, ये क्लास सभी के लिए है।
अभिषेक ये क्लास आपके लिए है। तो मीन डेविएशन अबाउट अगर मीन निकालना है तो क्या करोगे? पहले कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा टाइम लेता है टॉपिक। पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे? मीन, फिर एक्स माइनस मीन करोगे, उसका समीशन करोगे, फिर एन डिवाइड करोगे। मीडियन के अबाउट निकालना है तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और मॉड के अबाउट निकालना है तो पहले, और ये कौन से फॉर्मूले अगर आप बता सकते हो तो, फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अगर यही डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज होती तो क्या होता चेंज? केवल अगर ये लिख लेना, आप अलग से लिखना, मैं यही लिख देता हूं, एफ आ जाता है यहां पर, और ये क्या हो जाता? 1 अपॉन कैपिटल एन। याद आ गया? कैपिटल एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले में क्या हो जाता? 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन ऑफ एफ इंटू, या 1 अपॉन कैपिटल एन ठीक है। डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइए, फिर भी एक बार बोल रहा हूं, मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, एज्यूम मीन, एज्यूम मीडियन, एज्यूम मॉड, ये एक जनरल फॉर्मूला है। इसका यूज सबसे, मान लो कुछ ना बोला जाए तो हम कोई भी मान के कर सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं ही नहीं, मैं बोलूं फाइंड मीन डेविएशन, तो आप कैसे करोगे? या तो मैं बोलूं मीन मीडियन मॉड, तो फिर आप या तो मीन के अबाउट निकाल दो, मॉड तो इसे जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, लिखिए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? सिंपल, मीन डेविएशन अब किसके अबाउट किया है? मान लो मीन के अबाउट किया तो डिवाइडेड बाय मीन, मीडियन के अबाउट किया है तो डिवाइडेड बाय मीडियन, मॉड के अबाउट किया तो डिवाइडेड बाय, बोलो, मॉड। तो इसका फॉर्मूला लिखते भी ऐसे ही, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अपॉन एवरेज अबाउट विच इट कैलकुलेट, मतलब जिसके अबाउट हमने उसको कैलकुलेट किया है। मीन डेविएशन अपॉन एवरेज अबाउट विच इट इज कैलकुलेटेड, मतलब मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कभी भी बोले तो जिसके अबाउट कैलकुलेट किया। मान लो आपने मीन के अबाउट किया तो मीन का डिवाइड कर दीजिए, मीडियन के अबाउट किया तो मीडियन का, और मॉड के अबाउट किया तो मॉड का डिवाइड कर दीजिए, एंड नथिंग एल्स। क्लियर है बात? ये वाला पार्ट सिलेबस का पार्ट है नहीं, मीन डेविएशन, बस इसलिए बता रहा हूं कि कभी बाई चांस, क्योंकि ये मीन मीडियन मॉड से रिलेट होता है, इसलिए एक क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं हम, एक इंडिविजुअल का और एक कंबाइंड का। लिखिए, इसको जोड़ना कितना हो रहा है? जोड़ना, हाँ, 41। 41 अगर हो रहा है तो एक काम करो, ये कितना ऑब्जर्वेशन है? 6।
44, 45, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, 49, ठीक है, इसको ले लेते हैं 10 और ये ले लेते हैं 2। चलिए, अब कितना हो रहा है? 50, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, क्यों वंश? पहले अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है तो सबसे पहले आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है तो आप ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस, तो x बार बताओ पहले क्या होगा? x बार मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50/10, तो 5 आ गया बेटा। अब x माइनस एक्स बार बोलो, 5 माइनस 3, अरे मॉड x माइनस एक्स बार का मतलब होता है 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 7, अलग से बता रहा हूं, 5 माइनस 9, 5 माइनस 10, 5 माइनस 6, 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, कितना बड़ा आता नहीं, अब ऐसे लिख गया तब ठीक है, 5 माइनस 2, ठीक है। अब मॉड लगाना मतलब पॉजिटिव ही लेते हैं, तो बोलो 2 0 2 4 5 1 2 4 1 3। अब जैसे मुझे यहाँ 3 माइनस 5 लिखना था, 5 माइनस 3 लिख दिया तो गलत नहीं लिखा हो, कंफ्यूज मत हो जाना। अब सबको ऐड करो, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 14 16 20 24। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा बेटा? 24 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 2.4। बिल्कुल सही, 2.4 बेटा देवेश। आकाश आपका भी सही है, ठीक। तो पहले आपको, पर इसमें आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी लगती है, क्योंकि जिसके अबाउट निकाल लो पहले तो वो कैलकुलेट करो। तो अब जैसे मीन कैलकुलेट किया, तो मीन आपने किया कैलकुलेट, तो कैसे? अब क्या होता है, यहीं पे गड़बड़ करने लगते हो आप लोग कि आपने 5 ही क्यों सब्ट्रैक्ट, अरे भाई मीन 5 आया तो 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मीन 6 आया था तो 6 सब्ट्रैक्ट करता, तो जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। अच्छा, यही कोफिशिएंट पूछा था तो बताओ क्या होता? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताओ, तो आप बोलते टू मीन डेविएशन अबाउट जिसके किया है तो 2.4 अपॉन 5, तो 2.4 अपॉन 5 एक तरह से हो गया 24/50, क्यों? हाँ बोला 12/25 भी लिख सकते हो ना, .48। लॉजिक क्लियर? अब यही काम मान लो अगर आपको थोड़ी देर के लिए मीडियन के अबाउट पूछता तो क्या करते? इस सीरीज का हम मीडियन निकालते, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड, और फिर यही करते। यही चीज मॉड के लिए पूछता तो देख लेते किसकी डेंसिटी ज्यादा आई है, वो मॉड हो गया और कैलकुलेट कर देते। क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन सीरीज का और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अक्सर अर्थमेटिक मीन के अबाउट पूछते हैं, पर पूछा किसी के भी अबाउट जा सकता है। 0 to 10, आप बताओ कंटिन्यूस सीरीज को करने का क्या फायदा होता है? बताओ, अगर मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल दे रहा हूं तो फायदा बताइए।
इससे डिस्क्रीट भी कवर हो जाती है, इस एग्जाम्पल से डिस्क्रीट भी कवर हो जाता है और कंटिन्यू भी कवर हो जाता है। यस, ये हो गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए 5, 8, 15। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ दे रहा हूं, 5, 8, 15। ये अलग बात है, आया जेई में था ये 16 और 6। अब आप अपने कॉम्पिटिटर को ये सब जरूर सिखाओ और बोलो ये क्वेश्चन आए तो जरूर करना, करके देखो जरा। मतलब मैं अपनी फुल स्पीड में भी करूंगा ना तो भी 5 मिनट लगा दूंगा। तो कई बार कुछ चीजें पढ़ने के बाद भी एग्जाम के लिए कोई फेवरेबल नहीं होती है ना। जैसे एरिया अंडर कर्व हुआ, ये फेवरेट टॉपिक नहीं हो सकता कभी भी। हाइट एंड स्ट्रेंथ कुछ उसी के पीछे पड़े रहते हैं, देखना आप दिन रात इसी चिंता में घुले जाते हैं कि एरिया अंडर कर्व का क्या होगा। सर ने छोड़ा और सर समझ नहीं रहा, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और वो एक क्वेश्चन मेरा जा रहा है। पता है इस एक क्वेश्चन की चिंता किसको करना चाहिए बताइए? जब कोई 99% पेपर कर चुका हो तो इस एक क्वेश्चन की चिंता का लाजमी बता समझ में आता है। पूछो मैथ्स में कितने स्कोर आ रहे हैं? आ रहे हैं अभी 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, 15-20%। वो चिंता किसकी है? एरिया अंडर कर्व की। तो आप सब लोग इस बात को अब बोलना इसलिए जरूरी है कि आप समझो। मैं ये नहीं कहता कि टॉपिक छोड़ना है, पर कब करना है वो पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, करिए जरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। करो जरा, मैं देखूं आपकी कैलकुलेशन को समझूं। अभी जो आए हुए क्वेश्चन है वो सब निकलवा लिए मैंने, आज उसी के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा एग्जाम में करके आना है। बुक भी ला देना मुझे, है फॉर्मूले वगैरह लगेंगे देखने के। बस एक मुझे ब्लैंक पेज दे दो अभी। सबसे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा? मान लो अभी थोड़ी देर के लिए अर्थमेटिक मीन के अबाउट पूछा है तो मीन निकालना पड़ेगा। अगर मीडियन के अबाउट पूछा था तो मीडियन, ये बिल्कुल दिमाग में रखो। और मॉड के अबाउट पूछा था तो मॉड। इसके बिना ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, पहली बात। अब दूसरी बात, मान लो मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर रहा होता तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकालता, 5, 15, 25। चाहो तो इसमें एज्यूम मीन ले सकते हो, एज्यूम मीन ले सकते हो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। लेना हो तो एक ब्लॉक अभी छोड़ रहा हूं, एफ ले लेते हैं। एफ बोलो क्या है? हाँ 5, ठीक। इसका सम कितना रहा बेटा? 50। अब अगर एज्यूम मीन लेते तो क्या लेते? 25। तो हम एज्यूम मीन ए मान सकते थे 25। तो हमें क्या निकालना पड़ता? डी, जो कि क्या होता है? एक्स माइनस एज्यूम मीन। तो यही लिख लेते हैं, वो है ना। एक्स माइनस एज्यूम मीन, बोलो। -20 -10 0 एफ डी। अब आप खुद देख लो ना, लग रहा है ना टाइम, डायरेक्ट कर रहा हो तो। अब यही तो चीज है हमें समझनी होती कि अगर मैं कभी कुछ बोलता हूं तो उस बात को समझ जाओ कि हमें फेवरेट टॉपिक के अपने नेचर को अलग करना, नॉन फेवरेट अलग करना है। अब निकाला एफडी, बोलो। 80 0 160 नेट बोलना। ये 280 हुआ, ये 180 हुआ, 100। तो सिग्मा एफ डी यही आएगा। अर्थमेटिक मीन का यहां फॉर्मूला होगा एज्यूम मीन प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ।
तो 25 प्लस 100/50 क्यों? बिल्कुल सही है। तो अर्थमेटिक मीन आया आपका। अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अब स्टार्ट होगी। अब आपको यहां पर अर्थमेटिक मीन मिला है केवल, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एफ एक्स माइनस अपॉन एन, नहीं कैपिटल एम। आप में से किसी का मीन डेविएशन आया क्या? 4 गलत है बेटा। सुबोध आपने गलत दिया आंसर। शुभम आपने भी गलत दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर है 9 पॉइंट क्या 9.56 भी काफी कुछ करेक्ट है, पर 9.56 नहीं था। इसका आंसर है 9.44। तो मैंने मीन बोला था ना, थोड़ा सा अंतर आएगा। अभी ये क्वेश्चन मीडियन के अबाउट नहीं, मीन के निकालना, पर आप किसी से भी कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफर आता है। अब आपको क्या लगेगा बताओ? एक्स माइनस एक्स बार, अभी ये एसजू मीन के अबाउट था, नो एक्यूरेट अब आ चुका है। तो अब आप निकालोगे यहां पर एक्स माइनस एक्स बार, बोलना बेटा, माइनस 22 प्लस हो जाएगा, मॉड है क्योंकि। अरे इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ना मीन, बोलो 12 2 8 एंड बोलो 18, राइट। अब निकलेगा क्या? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, बोलो 110, हाँ 96, बोलो 30, 144, नहीं 128, 18 6 जा 8 6 जा 48 प्लस 60, 108 क्यों? अब इसका समीशन, इसका समीशन बोलो, करना। समझ में आ गया? अब बताओ ये क्वेश्चन कोई फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए? ऑब्वियसली नो। कितना रहा है? हाँ 472, बिल्कुल ठीक। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा 472 अपॉन 50, जिससे सॉल्व करने पे मिलता है 9.44। अब यही काम मान लो थोड़ी देर के लिए मीडियन के अबाउट कर रहे होते, तो हम कुछ नहीं करते, एक जरा सा चेंज आता। अभी मीन सबट्रैक्ट किया है, पहले तो कैलकुलेट क्या करते, मीडियन एंड देन फिर करते। और मॉड के अबाउट करना होता तो मॉड निकालते, और मीन मीडियन का फॉर्मूला मॉड का हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो अगर कभी डेटाबेस क्वेश्चन ये वाला टाइप का आ जाए, देन लीव दिस क्वेश्चन। पर आपका कॉम्पिटिटर ये क्वेश्चन 100% करे, इसके लिए आप श्योर रहो, थोड़ा उसके लिए अपने एफर्ट लगाओ। मतलब उनको बोलो कि ये क्वेश्चन जरूर करना है। दो तरीके होते हैं आगे बढ़ने के, या तो हम बहुत आगे निकल जाएं, या दूसरे को हम ऐसा कुछ करें कि वो वैसे ही आगे ना बढ़ पाए, तो भी हम आगे निकल जाएंगे। दौड़ में जीतना है तो या तो ईमानदारी से जीतो, या सबकी टांगे तोड़ दो फिर दौड़ने लगो, तो जीतना पक्का है। समझे? तो ये सब काम आपका नहीं है, आपका काम क्या है, अच्छा सोचो और अच्छा करो बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेन पोर्शन पे आते हैं, जो आपको अक्सर पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक, ये समझ में आ गया। इसमें x माइनस एक्स बार क्या है? एक्स बार है मीन, और x मतलब मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए
चलिए स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा एंड दिस इज 1/n समेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। जब भी एफ नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल सीरीज। और अगर यही फॉर्मूला डिस्क्रीट में लिखना होता तो आप लोग बताओ क्या लिखते? 1/N। बस इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत ये कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है और फिर एक्स में से मीन को सेपरेट करके एडिशन करते हो स्क्वायर करके। तो इसके लिए हम इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं, 2-3 बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया इसलिए बताया, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं। लिखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का बोलो होल स्क्वायर। इसका क्या, एक मिनट, अंडर रूट तो होगा, यस अंडर रूट, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें फायदा बताओ क्या है? और इसमें इसमें कहीं मीन निकाला है? नहीं, सीधा जो क्वांटिटी दी उनका स्क्वायर करा, उसका समीशन क्या, नंबर ऑफ टर्म का डिवाइड किया माइनस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। एक्चुअल में ये मीन है लॉजिकली। ये डिस्क्रीट के लिए है, कंटिन्यूस सॉरी इंडिविजुअल के लिए कंटिन्यूस हो तो एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन भी लिखते हैं ना। वैल्यू बढ़ रही हो तो एज्यूमिन के अबाउट कर सकते हो जैसे करते आ रहे थे। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएंस। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये जितने लिखे इन्हीं का स्क्वायर ही तो करना है। ओके अगर यही वेरिएंस की बात करें, कंटिन्यूस सीरीज होती तो क्या लिखते हैं? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो। वही फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूं बस। डन। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस 37645।
हाँ, दोनों फॉर्मूले सेम है बेटा। वेरी जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखा था वही फॉर्मूला यहां लिखा, बस स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो उसे हम वेरिएंस बोलते हैं। तो मैंने वही फॉर्मूले फिर से लिख डाले, खुद को याद, मतलब मुझे याद करना था फॉर्मूला इसलिए मैंने लिख लिया। तो आपको भी याद करना तो बार बार लिख लो। बोलो। हो गया? अरे भाई किससे करना चाहते हो पहले बताओ, बोलो। देखो पहले सुन लो, दो हमारे को पूछा क्या है, देखो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम थिंग, पहले कंफ्यूज मत होना। आपको एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, 37645। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है तो केवल ये करना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, राइट। दोनों से करते कंसेप्ट वही बनेगा। अगर एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता था और ये कर सकता था, बोथ आर सेम। मुझे हमेशा कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा पसंद है, क्यों है वो बताता हूं। इस वाले फॉर्मूले के साथ पहले तो मीन निकालते हैं। अभी तो मैंने खुद दिया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं तो टाइम बढ़ जाता है कई बार। तो एनीवे एक्स बार क्या होगा, इनका सम किया 25/5 कितना 5। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है मान लीजिए, तो 3 माइनस 5 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 1 और 0। इसको ऐड करो 8 प्लस 2 10, तो ये हो गया √10/5 यानी कितना √2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √2 और वेरिएंस कितना आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस कितना आ गया बेटा 2। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन। अब मान लो एक बच्चा इससे कैलकुलेट कर रहा होता, देन सुन लीजिए, आपको एक सीरीज निकालना होती है स्क्वायर 9 49 36 6, जिससे कंफर्टेबल लगे, कई बार इससे इजी लगने लगता है। अब बताओ इसको ऐड करना जरा, हाँ 135, ठीक है। तो आप लिखते हैं 135/5 माइनस 25/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब अभी मान लो वेरिएंस निकालना है थोड़ी देर के लिए, बात एक ही है। अब बताओ मुझे ये कितने बार कैंसिल, 27 माइनस 25 कितना आ गया 2, तो वेरिएंस आ गया 2 और ये वेरिएंस लिखा करो। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, जो कितना आ गया, ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि दोनों चीजें हैं क्या, क्लियर, जिससे कंफर्टेबल लगे। अब देखो मेरे पास पेपर है 2020 में जो क्वेश्चन आया वो बता रहा हूं, लिखो। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी और कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, खत्म, बस आपका इतना ही पढ़ना था आपको, और एक रिलेशन। इसलिए आज की क्लास में क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस। कोई कंफ्यूजन इसमें? केवल पूरा स्टेटिस्टिक्स, और मेरा सलाह यह है कि इसका मतलब नहीं कि छोड़ना, ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, पढ़ के जाने वाला है। अगर क्वेश्चन ले दिया है तो छोड़ना, कई बार प्रॉपर्टी आती, कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कोई टफ था, ये जी था, कर लिया। पिछला क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहा था, छोड़ दिया। ऐसे आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना क्या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन करो जरा, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ये आया था स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ आइटम्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको आया था, साइज ऑफ आइटम्स और यहां फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 6 7 8 9 10 11 12। अब आप इसका कैलकुलेशन टाइम जरूर देखिएगा बेटा, 3
6, 9, 13, 8, 5, 4। इसके ऑप्शन ये थे 1.607, 9, 5, 1.88। क्या बताना है? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस एक ही बात होती है, बस उसमें कोई कंफ्यूज मत होइए। कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला याद है ना? करिए, जितना जिससे भी करना करिए। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। और वेरिएंस निकाला करो, अंडर रूट के चक्कर में उलझ जाते हो ना, बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लो। बोलो, अगर एफ एक्स स्क्वायर अपॉन वो, अगर ये निकाल के स्क्वायर रूट ले लेना तो क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते थे, दूसरा बताओ क्या कर सकते थे? एनी वन, अंडर रूट ले लो इसका, चाहो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा आपसे, इसका भी अंडर रूट ले लो, जो पूछा है वो, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज करोगे अपने आप को। याद क्या वो आंसर होगा आपको पता, तो आप ये बोल रहे हो, पर मैं चाहता हूं निकालने का टाइम कैलकुलेट करें। बताइए क्वेश्चन कैसा एग्जाम के हिसाब से? करने वाला नहीं है, भले आपको आया पेपर में लास्ट ईयर, पर ये टाइम ले लेगा थोड़ा सा। निकालो, जल्दी निकालो। हम्म, 1 अच्छा एक बात देखो, ये 1.607 है, थोड़ा समझना। और ये कितना? 1.88। आपकी कितनी एक्यूरेसी लगेगी इस क्वेश्चन में, सोच लीजिए। ऑप्शन कितने नियर है ये दो तो नहीं है, ये इतने नियर है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है अगर जरा और कैलकुलेटर होगा नहीं। इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर कई बच्चों ने 15-15 मिनट खराब किए, बता रहा हूं। जो फॉर्मूला अच्छा लगे उससे कर लो आप लोग। और ऐसा मत करो पूरा आप लोग रामायण खत्म होने के बाद अगर मुझसे बोलो या पूछो कि भगवान कृष्ण कहां थे, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में, बेटा ये डिस्क्रीट है, यहां पर आइटम दिए हुए इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है। इंडिविजुअल का मतलब ही होता है केवल एक सीरीज दी हुई हो, जो हमने पिछले उसमें किया था। एज्यूम इन के अबाउट भी कर सकते हो इसको। क्यों, क्या करेंगे वंश? पहले या तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू के साथ अगर करना है, मान लो मैं आपको बताऊं, आप ये x कहलाता है, ये f कहलाता है, एक्स स्क्वायर और निकाल लो। ठीक है, क्या क्या होगा? 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, f
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, तो मुझे क्या क्या लगेगा, इसको एक्चुअल में वर्टिकल फॉर्म में लिखता तो ज्यादा जल्दी समझा पाता। पहले बोलो एक्स क्या दिया है, 6 7 8 9 10, कहां तक है, 12 तक। ओके बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बोलो। 3 6 है, 3 6 है पहले, कोई बात नहीं। 3 फिर 6 फिर 9 13 8 5 एंड 4। अब मेरे हाथ में दो चीजें, या तो मैं एज्यूमिन मान लूं, या तो मैं एज्यूमिन मान लूं तो जल्दी कर सकता हूं। जैसे मान लो कि मैंने, अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकाल ही ले, हम निकाल सकते हैं ना। बता, इसको ऐड करना, इस पूरे को ऐड करो। 6 + 7 13 + 21 30 40 51 63 बाय 9 7, तो एक्स बार हो गया 63/7 यानी 9। अब मैं पता क्या करने वाला हूं, सुनो, x माइनस एक्स बार निकालने वाला हूं। तो x माइनस एक्स बार मतलब हो गया x माइनस 9। थोड़ा सा तो फर्क पड़ जाएगा इससे, जूम इन मान लोगे, मतलब एक्यूरेट मीन निकाल लो। बोलो, अब -3 आएगा, आने दो, पर आपको पता है वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलो, और इसका स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, एक स्टेप तो बचेगी। तो बोलो कितना, 9। थोड़ा तो टाइम बचेगा, यहां बोलो 4 1 0 1 4 और 9। ठीक है बेटा, अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, f इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा f का अंडर रूट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा। अब बोलो फटाफट, अब मुझे एक टेबल और लगेगी, ये तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया, एक टेबल और लगेगी, f इंटू, बोलना 27 24 9 0 8 20 36। फटाफट इसका समीशन मुझे बताओ। हाँ, 124, तो अंडर रूट के अंदर 124 अपॉन सिग्मा एफ, 9 + 8 17 30 40, पक्का, ठीक, बाय 48 कर दीजिए। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 एंड 31 एंड 21 31 अपॉन, और उसका अंडर रूट लेना है। अरे नीचे क्या लिखना था, 12, इसको भी कैंसिल करो 12 से, 2.24 7 65, 2.5 के करीब आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ, 2.5 का स्क्वायर। अब सुनो, मैं आपको लॉजिक से बताता हूं, एक ऑप्शन था 1.66 और एक था 1.8। 1.8 का अगर स्क्वायर करते तो 3.24 आ जाता, तो ज्यादा निकल जाता, ये खत्म, ये हो गया। देखो 16 का स्क्वायर वैसे भी 256 होता है, ये हो गया। क्लियर और नॉट, तो इसका आंसर हुआ ए। अरे आपने बोला ना ऐसे, ये समझ में आ गया लॉजिक, क्या आपको ऐसे एकदम कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 2.5 थोड़ी आया होगा एग्जैक्ट, कुछ और आया होगा। तो मैंने ऑप्शन को ध्यान दिया, ऑप्शन ए क्या था, 1.607। अगर मैं बोलूं आपसे इसका स्क्वायर करो, तो आप ये तो बोलते ना 2.56 के आसपास, तो वो ये एक ही पहुंच रहा है। एक ऑप्शन था 1.88, 1.88 को अगर 1.8 मान ले तो 3.24, ये क्रॉस कर जाएगा, खत्म। तो ए इज द राइट आंसर। फिर भी ये क्वेश्चन ने टाइम लिया आपके सामने, इस टाइम को ही बचाना है हमें। अच्छा, ये कोई ऐसा भी नहीं कि इसके डेटा के साथ याद रख पाओ आप, एक भी कहीं इधर ऊपर नीचे हो गया तो सब आंसर गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, टाइम बचे करना, नहीं बचे लीव दिस क्वेश्चन। पर ये वाला फॉर्मूला बल्कि इससे जल्दी हो जाएगा आपका, मुझे लगता है। ठीक है, चलो जरा कुछ प्रॉपर्टी लिख लेना फटाफट, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रॉपर्टी के तुरंत बाद।
if constant k is added or subtracted, if कांस्टेंट k, अगर किसी कांस्टेंट को क्या कर दें हम पूरी सीरीज में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपने याद है ना पहले भी लिखी थी, इफ कांस्टेंट k added or subtracted from each observation, then sigma nu equal to, बोलो, सिग्मा ओल्ड, ब्रैकेट में लिख देना नो चेंज, यानी ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आता है ना किसमें, ऑब्वियसली वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं आता। अब इस क्वेश्चन का देखो, आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन कोई बच्चा एग्जाम में कर रहा है, सही भी करके आया, 8-10 मिनट खराब कर दिए ना, कितने क्वेश्चन से स्कोर कम हो गया, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। चलो, उसके बाद भी भरोसा नहीं ना सारी कैलकुलेशन सही की हो, कैलकुलेशन के बाद भी पता नहीं है कि सही किया कि नहीं, ये क्लियर। यानी किसी भी कांस्टेंट को या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आप अगर मीन नया निकालते हो या मीन बोला स्टैंडर्ड डेविएशन नया निकालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, और जब स्टैंडर्ड में नहीं आया तो वेरिएंस में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखिए, इफ कांस्टेंट के इज मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। If constant k is multiply or divide in each observation, then new mean equal to, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मल्टीप्लाई से पड़ता है। अगर कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई किया तो न्यू मीन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा k इंटू क्या, ओल्ड, या ओल्ड अपॉन बोलो, तो इसका मतलब वेरिएंस में क्या चेंज आएगा बता सकते हो, बताओ, थोड़ा सोच के चलना, लोग गड़बड़ कर देते। यस भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम हुआ और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो लॉजिकली के का स्क्वायर हो गया, तो वेरिएंस में कई लोग गलती कर देते हैं, वेरिएंस में ये चेंज आता है, के स्क्वायर इंटू बोलो ओल्ड, या के स्क्वायर। डन, क्लियर। एक लिखिएगा नोट, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के शिफ्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन, ओके। यानी अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, होता ना मीट ओरिजिन कई बार शिफ्ट किए जाते हैं, तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन शिफ्ट होना मतलब किसी जगह पे जाके तो प्लस होता है या माइनस होता है। भाई आपने यहां शिफ्ट कर दिया तो कुछ प्लस होगा, यहां करा तो माइनस, पर क्योंकि प्लस माइनस से स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चेंज ऑफ ओरिजिन से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक। नेक्स्ट
कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू सीरीज, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू सीरीज। एक बार इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिखवा रहा हूं फॉर्मूला। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सीरीज। मैंने पिछली प्रॉपर्टी बोली है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा, जो बात मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बोलता हूं, वेरिएशन उस पर अपने आप ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। जो प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की वही किसकी है? वेरिएशन की, वेरिएंस की है। लिखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू सीरीज। लेट x1 बार एंड x2 बार, ओ एरो लगा दे, x1 बार एंड x2 बार, let x1 bar and x2 bar be the respective mean and sigma 1 sigma 2 standard deviation। कई बार कंबाइंड मीन भी पूछते हैं। कंबाइंड मीन क्या होता है पता है? अगर मान लीजिए दो, जैसे एक क्लास है ए, इस ए क्लास में जो बच्चे हैं, मान लो ए क्लास के बच्चे हैं 40 और उनका एवरेज है 30 मार्क्स। बी क्लास है जिसमें बच्चे हैं 70 और उसका एवरेज मार्क्स है 40। तो कंबाइंड मीन निकालने को कई बार बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं? अगर अलग से मैं पूछूं कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? x1 n1 x2 n2, तो कंबाइंड मीन बोलो n1 x1 बार प्लस n2 अपॉन, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। 3 दिए हो तो 3, 4 दिए तो 4, जितना भी। कंबाइंड मीन पे क्वेश्चन आए हुए हैं और कंबाइंड मीन का क्वेश्चन करना चाहिए एग्जाम में, टाइम कम लेता है। यस, let x1 and x2 be the respective mean and sigma 1 and sigma 2 be the respective standard deviation is two given series and number of term n1 and n2। मान लो दो अलग अलग सीरीज हैं, सुन लो पहले क्या बोलना चाहता हूं। पहली सीरीज जिसका मीन कितना x1 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और नंबर ऑफ टर्म n1। दूसरी कोई और सीरीज है जिसका मीन है x2 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 2 और नंबर ऑफ टर्म n2। तो अगर आपसे कंबाइंड मीन पूछा तो ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा कंबाइंड तो वो लिखो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन, ये निकल गया। फिर निकालेंगे आप D1। D1 होता है, सुन लीजिए क्या, x1 बार माइनस x बार, और D2 बोलो D1 क्लियर है? x1 बार माइनस x बार, x बार क्या है? कंबाइंड मीन। D2 x2 बार माइनस x बार, देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 करके भी लिखा जाता है, फर्स्ट और सेकंड। बोलो रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 बोलो सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। और वेरिएंस बताइए क्या होता है इसका? स्क्वायर। चलो अब जरा कुछ क्वेश्चन के साथ हम समझते हैं पूरा टॉपिक। कुछ चीजें छूटी हुई होंगी तो क्वेश्चन के साथ पढ़ा पाऊंगा। अगेन फॉर्मूला पूछा तो बता दें, क्वेश्चन पूछा तो छोड़ दे तो अच्छा है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। होता यही है आप लोगों के ना पेपर सॉल्विंग टेक्निक में, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, क्या नहीं करना क्या करना, वो अभी ये गड़बड़ हो रहा है। पहले क्लियर फॉर्मूला, n1 इंटू सिग्मा 1 दिया रहेगा पेपर में, D1 कंबाइंड मीन से निकलता है, D2 भी कंबाइंड मीन से, अपॉन n1 n2।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। चलिए निमसेट और एनडीए के मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक जैसे लेवल के हैं, बिल्कुल सेम लेवल के करिए। द एजेस ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप आर इन एपी, मतलब एक ग्रुप है जिसमें बच्चों की एज किस फॉर्म में, एपी में। जैसे हो सकता है एक बच्चा 10 ईयर का हो तो अगला 11, अगला 12, अगला 13, या हो सकता है एक बच्चा 10 का हो, अगला 12 का हो, अगला 14 का हो, ऐसा। इन एज ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ग्रुप आर इन एपी इफ द यंगेस्ट इज 5 ईयर ओल्ड, जो सबसे छोटा है वो कितने साल का है, 5 साल का, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसा चल रहा है ना। और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये लास्ट टर्म है। तो हमें पता है सबसे छोटे बच्चे की जो एज है वो 5 है, और सबसे वो, हाँ 5, और सबसे बड़े की बोलो 15। देन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप पूछा है, बताओ क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म, क्या, हाँ तो कैसे निकालेंगे वही तो पूछो भाई, आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो ये निकलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो आप ऐसा बोल सकते हो n/2 ए प्लस एल अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अब n से n कैंसिल, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो 5 + 15/2 यानी कितनी, 10। तो मीन क्या आ गया, 10। कुछ होशियार इसमें लगा देंगे, देखो क्या दिया, कांट से। जितने सोचा कि डिफरेंस निकालने की कोशिश की, वो कांट से लगा देगा, पहले तो उलझा रहेगा फिर कांट से लगा देगा। मैंने क्या किया, मैंने डीवी के चक्कर में नहीं पड़ा, मुझे ये पता है कि इतने सारे ऑब्जर्वेशन है ना। आपको ये पता है कि सम ऑफ मीन क्या होता, मतलब मीन क्या होता है बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब एपी का समेशन लग जाएगा, तो मैंने एपी के सम का फॉर्मूला यूज कर लिया, एपी के टर्म का वो फॉर्मूला जिसमें डी का यूज ही नहीं होता। आप अगर सम के ये फॉर्मूले में चले गए तो आपने क्वेश्चन का कबाड़ा कर डाला, बस समझ लो। आया बात समझ में। दूसरा बिल्कुल सही है, 5 और 15 से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। मीन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म, तो एक तरह से अर्थमेटिक मीन निकाल लो। तो सभी 15 + 5, मान लो एक ही लड़का है इसके बीच में, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 5 + 15/2 यानी 10। कितने भी लड़के हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं, एक ही मान लो तो कितनी होगी, हो गया 5, 10, 15। एपी में भी होगा, मीन भी आ गया, खत्म। इतना भी नहीं करना है, तो एन तो हमें मानना है ना। तो हम मान लेते 3 लोग हैं, 3 लोग हैं मतलब एक 5 वाला और एक 15 वाला है, तो इसकी एज कितनी हो गई, 10। ये एपी में भी है, और इन 3 टर्म का अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होगा, 10। मानने को आप 4 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, 50 मान लो, हर केस में आंसर कितना आएगा, 10। पर जितना छोटा मानेंगे उतना टाइम कम लगेगा। अब इस क्वेश्चन के साथ जब ये आया था तो प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या थी, लोग डी में उलझ गए और डी की कहीं जरूरत थी नहीं। कई बार हम ऐसे टाइम खराब कर देते हैं। आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, पढ़ते चलिए करते चलिए। बोलो।
हाँ स्टूडेंट कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी के क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर एक भी चीज नहीं आएगी। A student calculate mean and standard deviation of 100 observation of 40 and 51 respectively. It was discovered was taken by mistake 50 instead of 40. Then new standard deviation. क्या हो गया? वो 5.1 भी हो सकता है, इसीलिए तो वो ऑप्शन ऐसे दिए, ये 5.1 है। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से छोटा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से छोटा होगा, इसका रीजन भी होता है। फॉर्मूले में मीन को क्या कर रहे होते हो, मीन के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। आप अगर लॉजिक से देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो बताओ, बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कोई भी नंबर में एक्स बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर उसका क्या ले रहे हो, अंडर रूट, तो ये 5.1 होगा, मैं बताऊं। आपको बोला है स्टूडेंट कैलकुलेट मीन, मीन कितना था पहले बताओ, नंबर ऑफ टर्म कितने, 100, मीन कितना बेटा 40, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5.1 होना चाहिए। अब सुनो, लेट है ना, इस वॉट डिस्कवर्ड ही वॉज टेकन बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ, मतलब उसने 50 रीड कर लिया किसकी जगह, 40 की जगह, तो आप तो ज्यादा कर लिया ना, मतलब करना था कितना 40, पर रीड क्या कर लिया 50, तो पक्की बात है कि मीन भी थोड़ा ज्यादा आया होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी थोड़ा सा ज्यादा आया होगा, तो आपका आंसर 5.1 से कम होना चाहिए, पर 5.1 से कम तो 2 है, तो कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। पहले लॉजिक समझ में आ गया, तो पहले बताओ नया मीन क्या होगा। अरे थोड़े से लॉजिकली सोचोगे तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, पहले बताओ, ये है, पहले जो मिसरीड ऑब्जर्वेशन है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू मीन बताओ, तो आप न्यू मीन पता क्या बोलते बताओ, 40 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, अगर लगाते कहीं तो नहीं, अगर अभी थोड़ी देर के लिए करेक्टेड मीन ही पूछ लेता मैं, चलो अभी तो आपसे पूछा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपसे अलग से पूछा बताओ राइट मीन भी क्या होता, क्या होता राइट मीन, तो आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, तो सिग्मा एक्स क्या होता है, एन इंटू समेशन एक्स बार होता है, समेशन। अब बताओ पहले कितना मीन था 100 ऑब्जर्वेशन का 40, तो ये हो गया 40 था ना, 4000। इस ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ बाई चांस कि एक ऑब्जर्वेशन जो 40 था उसको आपने गलती से 50 रीड कर लिया, तो करेक्टेड सम न्यू क्या होगा, न्यू करेक्टेड सम बताओ क्या होगा, 4000 माइनस मिसरीड प्लस करेक्टेड, तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट कर देते हैं हम, अगर इसका डिफरेंस निगेटिव है तो कम कर देते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी कितना निगेटिव है -10, तो ये कितना आ गया 3990, ये नया हो गया न्यू, यस और नो। अब आपसे अगर मीन पूछा होता करेक्टेड मीन तो क्या होता बोलो, 3990 बाय 100 यानी 39.9, तो अगर आपसे करेक्टेड मीन जो कई बार एग्जाम में आया है पूछा जाता तो आप आंसर देते 39.9, ये लिखो पहले, ये एक क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट। लॉजिक समझ में आ गया, जोड़ने और, हाँ जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता, देख लेते हैं ना अभी। एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन में जोड़ने घटाने से फर्क कब नहीं पड़ता, आपने पढ़ी नहीं प्रॉपर्टी, ईच ऑब्जर्वेशन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में आप 5 ऐड कर देते या सभी ऑब्जर्वेशन में 10, ऐसा नहीं है,
यहां का एक ऑब्जर्वेशन था जो गलत रीड कर गए, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? यही तो दिक्कत है, हम कहां की कहां प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जैसे ही ये प्रॉपर्टी आई, एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा? उसने 10 गलत रीड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस में चला गया वो। ऐसा थोड़ी बोला है कि हर ऑब्जर्वेशन में अगर 5 ऐड कर दें तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो ही रहता। समझ में आ गया? अब बात आती है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा होता तो मैं ये कैसे करता, वो बता रहा हूं। पहले क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा होता तो मैं क्या करता बताओ। मुझे दो चीजें करेक्टेड चाहिए। मुझे ये करेक्टेड चाहिए, ये करेक्टेड आपने अभी निकाला, बताओ कितना? 3990 अपॉन माइनस, इसका करेक्टेड कैसे निकालोगे बताओ? अरे अभी निकाला था, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले फॉर्मूले की जगह, एक मिनट, हर टर्म का स्क्वायर है जो कि चेंज आ जाएगा ना। इस वाले से x माइनस नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। पहले पुराना सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम, वो भी बता रहा हूं। ये कितना दिया है अगर निकालना होता? 5.1 का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 4000 अपॉन 100 का स्क्वायर। यस और नो? ये 2 जीरो कैंसिल। बताइए 5.1 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन टाइम ले लेगा थोड़ा सा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600, एलसीएम आ गया 100, तो कितना हो जाएगा? 5.1 का स्क्वायर इंटू 100 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1600 इंटू बोलो 100, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया कितना? 1600 00 प्लस बोलो 5.1 का स्क्वायर इंटू 100, ये आया। इसमें ये इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 और इसका स्क्वायर करोगे तो 1600, यानी 1900 एक्स्ट्रा चला गया, तो माइनस 1900 करना पड़ेगा। कोई फर्क? 5.1 ही है, 51 है। पेपर में 5 दिया था, अगर 5 दिया होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। पर आप निकाल सकते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर 4.9, एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना? तो 5 देने से पर कैलकुलेशन थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाएगा ना। पर आपको लॉजिक समझ में आ गया? यहां 5 का स्क्वायर आएगा, फिर ये हटा दो, अब ये निकलेगा, और इसमें ये जो निकला है इसमें क्या माइनस करोगे? जो भी रिजल्ट है। क्यों माइनस 900? क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा? हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर हुआ 2500, इसका आया ये है, आना ये चीज था, मतलब जुड़ना था 1600, जुड़ क्या गया 2500, तो 900 एक्स्ट्रा हो गया, वो माइनस होगा, फिर जाके नया कैलकुलेट होगा। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन कोई फेवरेट क्वेश्चन में से नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब आप ट्राई करना, इसके बाद पूछना। आंसर नहीं पता ना? अभी देखते, पहले तो क्वेश्चन में देखूंगा फिर बताऊंगा आपको। पर समझ में आ गया करना क्या था अगर मेथड से जाते तो? चलो
छोड़ दो, पिछले क्वेश्चन को छोड़ दो, ये करिए। ये करिए। करिए करिए, ये क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, इसका पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड करवा दूंगा। अब ये इतने क्वेश्चन इसलिए लिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कौन सा छोड़ दो, ये बताना है। कई बार सिंपल होगा, कई बार टफ होगा। अब देखो इसमें क्या है, द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट इन अ क्लास 30 स्टूडेंट वर 45। 30 स्टूडेंट के एवरेज मार्क कितने हैं? हाँ 45, ठीक है। ऑन रीचेकिंग इज व्हाट फाउंड दैट मार्क्स हैड बीन इंटर रॉन्गली। कितने? दो बच्चों के मार्क्स गलत हो गए, ये देखो, ये कॉमन, ये हो जाएगा आपसे। आफ्टर करेक्शन दीज मार्क्स वर इंक्रीज बाय 24 एंड 34 इन टू केसेस द करेक्टेड एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। तो आपने देखा आफ्टर करेक्शन मार्क्स वर इंक्रीज बाय, मतलब दो बच्चों के मार्क्स कितने इंक्रीज हुए? 24 और 34। तो आपको बताना है कि द करेक्टेड एवरेज मार्क्स, दो बच्चों के इतने मार्क्स बढ़ गए, तो पहले एवरेज कितना था? 45। मार्क्स बढ़ने से एवरेज बढ़ेगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 47। बिना करे बता सकते हो क्यों? अरे 30 बच्चे, 30 में केवल दो का ही तो बढ़ा है। आप अगर इन दोनों को ऐड करो तो 24 प्लस 34 बाय, इनको ऐड करो 58 बाय अगर 30 कर दो, टोटल तो 30 बच्चे थे ना, तो लगभग कितना आएगा? 1.9, अप्रोक्सीमेट 2 नहीं आया? तो 45 प्लस 2 कितना? 47। उससे ही मैं देखता हूं कुछ करके, केवल मार्क्स अकेले से हम मैं करता हूं, उसकी ट्रिक निकालता हूं कुछ ना कुछ। केवल ये समझ में आया? अब इसको हम ऐसा कर सकते थे, न्यू मीन कैसे निकालते बताओ? एन इंटू ओल्ड प्लस इंक्रीज 24 एंड 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। अब देखो इसका डिवीजन तो पहले से पता था, 45 है, इसी का तो निकालना था, तो काय के लिए इतना सब करा? अरे इसका तो पता था ना, ओल्ड मीन तो पहले से पता था आपको कि 45 है, न्यू मीन पता करना था, तो केवल क्या ऐड कर दिया सीरीज में? 24 और 34 और बाय 2 करा, वो सॉरी 30, तो लगभग 2 के आसपास। क्लियर? प्रैक्टिस करते जाओगे तो लॉजिक आता जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले लॉजिकली बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले 30 इंटू 45 करते, फिर उसमें करेक्टेड मीन ऐड करते, और आप कितने का डिवाइड करते? 30 का। तो लॉजिकली ये तो 45 ही रहा ना, तो उसी में तो डिवाइड हुआ 30 का, खत्म। ओके, यही काम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे हम, कि हमें जो करेक्टेड मीन निकालना था उसमें इतना क्यों करा हमने? पहले कितना मीन था? 40, और आपने कितना रीड ज्यादा कर लिया? 10, तो -10/100, तो -0.1। तो पुराने मीन में से पहले मीन ये था, इस मीन में से कितना माइनस कर दो? 0.1, इसलिए तो आपका 39.9 आ रहा था। सीधा सीधा उलझो ही मत ज्यादा। ऐसे स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी हम एक सिंगल ऑब्जर्वेशन से समझते हैं क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। चलो नेक्स्ट करिए। यस, दो दो केसेस में, मतलब डायरेक्टली दो नहीं, दो बच्चों के उतने नंबर बढ़े थे, इसलिए नंबर ऑफ बच्चे नहीं बढ़े, केवल दो बच्चों के नंबर बढ़े। बोलो।
इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर भी 11, फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इनका अब एक कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं हम पहले। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये स्टैंडर्ड याद करना बेटा, ये आए हुए मैं बता रहा हूं। मीन ऑफ, मैं जो दे रहा हूं वो समझना। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? अगर स्क्वायर तो बाद में बात करते हैं, 1 2 3 अप टू एन हो, इसका मीन एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन। बोलो मीन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, इसका समेशन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और मीन जब भी निकालते हो नंबर ऑफ टर्म का डिवाइड करते हो, एन का डिवाइड, तो कितना बचा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय बोलो 6। ये स्टैंडर्ड है मीन ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर। बोलो n स्क्वायर तो कितना? हाँ स्क्वायर स्क्वायर। वैसे तो इनकी वैल्यू लेके कर सकते हो पेपर में, पर ये याद रहे तो अच्छा है। एक और लिखो, मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। ये वो बता रहा हूं जिसके क्वेश्चन हर कई बार पेपर में आए, अभी मैं ये शीट बढ़ाऊंगा तो मिलेंगे। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो, मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन दिए होंगे तो क्या होगा? इवन मतलब ये अप टू एन टर्म, तो इसका मीन क्या होगा? एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 तो समेशन होता है, और क्या बाय एन हो जाएगा। तो बोलो मीन ऑफ फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर अपॉन एन, एन। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कितना? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो आप भूल रहे हो एक चीज, अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है रूट, और वेरिएंस पूछा होता तो कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक है। आपको इसका मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। तो इन्हीं टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर तो आपको करना आता है। बोलो एन प्लस 1 बाय 6 इंटू नंबर ऑफ टर्म माइनस, बोलो ठीक है। अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। ये कैंसिल, यहां पर ये कैंसिल। बताओ बाहर क्या आया? हो सकता है अंडर रूट नहीं आता हो, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। यस एन प्लस 1, अच्छा अंडर रूट के अंदर ही तो रहेगा। अंडर रूट के अंदर बोलो क्या आया? एन प्लस 1, ठीक है। तो क्या क्या बचा? 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस, कोई कंफ्यूजन? अब बोलो कितना? अंडर रूट n प्लस 1, अंदर ही अंदर सॉल्व करो, कैल्शियम आया 12, तो कितना आएगा? 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 12। क्यों? तो ये आ गया n प्लस 1
करना सॉल्व, n-1 सही लिखा था, तो अंडर रूट एन स्क्वायर -1 ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस। ये क्वेश्चन 4-5 बार आया एग्जाम में, एनडीए में भी 2-3 बार आया हुआ यही, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, रूट ऑफ n स्क्वायर -1/12। पर जब कोई क्वेश्चन n के लिए दिया हो और ऑप्शन n के टर्म में दिए हो तो क्या करना चाहिए, कोई भी वैल्यू ले लो अपनी मर्जी से। मुकेश इवन का समीशन करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, ऑड का समीशन करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ओके ओके चलो, अब ये क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, नोट कर लिया ना। देखो आपको किसी भी चीज का प्रूफ करना आना चाहिए, अगर प्रूफ आता है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये बोला इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी 11, मीन क्या होता है, स्क्वायर नेचुरल नंबर फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन, तो ये होता है n+1/6 डिवाइडेड बाय n। ये कितना दिया है 11, तो n से n कैंसिल, तो बचा क्या n+1, 2n+1 इक्वल टू बोलो 11 इंटू 6, तो n की वैल्यू हो गई 5। कैसे 5+1 होता है 6, 5 2 जा 10+1 होता है 11, बिना सॉल्व करे कर दिए, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनानी, तो n क्या आ गया 5। अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो n कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता और निगेटिव नहीं हो सकता। कोई बात नहीं हिमांशु, पढ़ाई करो, इंसान 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है सुबह की क्लास का खुद कुछ नहीं खाया, तो और खुशी की बात है मेरे लिए। अच्छा मत खाओ, खा लेते तो नींद आ रही होती है, अभी ज्यादा खाया तो नहीं ज्यादा। चलो अच्छा कोरिलेशन का क्वेश्चन है, अभी छोड़ दो इसको, पिछला क्वेश्चन कोरिलेशन का था इसलिए छोड़ा है, पर देखो आया हुआ निम सेट में, इसलिए बेसिक बता दूंगा कोरिलेशन का। अ कार कंप्लीट द फर्स्ट हाफ इज जर्नी इज अ वेलोसिटी v1 और रेस्ट अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो हमेशा एवरेज हार्मोनिक मीन से, तो ये अर्थमेटिक मीन है, ये गलत, हार्मोनिक ये ज्योमेट्रिक मीन है, गलत। ठीक, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो करा होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कुछ कई टॉपिक भले ही टफ होते हैं या टाइम लेते हैं, पर कभी कभी उसका भी सिंपल क्वेश्चन आता है, तो हमें ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, ये समझना है कि करना है कि नहीं, वो पेपर में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अभी जो किया था वही है, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+7/3, देन n पूछा है तो n इंटू n+1/2, ये n कैंसिल क्यों, तो कितना हो गया 2n+14 इक्वल टू 3n+3, तो n इक्वल टू 11। ओके अब ये कोई छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, सबसे लेस टाइम में होते हैं ये, इसलिए कभी दिमाग में थॉट नहीं रखना चाहिए कि टॉपिक जैसे एरिया अंडर कर्व का मैं बोलता हूं, पर वो छोड़ने वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा भी, पर उसमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने ये पता होना चाहिए पेपर में बस। अभी इसको छोड़ दो, चलो इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट,
इफ x1 एंड x2 द मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट x1 लेस देन x2, मतलब एक दो मीन है जिसमें x1 छोटा है x2 बड़ा है, तो कंबाइंड मीन बताना है। कंबाइंड मीन हमेशा दोनों का बीच में ही होगा। कंबाइंड मीन कभी भी कितनी भी सीरीज क्यों ना, कंबाइंड मीन का मतलब होता है बीच का रिजल्ट। तो इस रिजल्ट से वो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। कहां पर है कंबाइंड मीन? ये नहीं होता कभी भी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ टर्म जरूरी है। कुछ लोग ये गलती से लगा सकते हैं, ये गलत है। और ये भी गलत है। अगर कंबाइंड मीन जो है बड़े छोटे वाले से बड़ा होता है, ये करेक्ट कब होता पता है? ये लिखा होता। और ये भी गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि एक्स बार की वैल्यू किससे छोटी होती है? x2 से। दोनों के साइन उल्टे करे हुए हैं, जरा भी ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। मान लो मुझे आपसे एक ऑप्शन ऐसा दे देता मैं, जैसे ये ऑप्शन सुनो, x बार ग्रेटर देन x1 दिया होता, x2 ग्रेटर देन x बार, और सी दिया होता x1 बार लेस देन x बार लेस देन x2, और d दिया होता ऑल। तो क्या लगाते? अब हो जाता ऑल। कंबाइंड मीन छोटे मीन से बड़ा होगा और बड़े मीन से छोटा होगा। ये उसी का तो अलग अलग लिखा हुआ है इसी चीज को। क्लियर? कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन था, करके आने वाला क्वेश्चन था। ओके, वेरिएंस बताना है। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। इसको चाहो तो थोड़ा सा क्या लिख सकते हो, 3/10, 4/10, 3/, थोड़ा सा टाइम ले सकती है। करिएगा ट्राई, फिर मुझे बताइएगा आंसर। कर लीजिएगा पहले, फिर बताइएगा। सॉल्व हो जाएगा वो आपसे। अगला क्वेश्चन करिए। करेक्टेड मीन पूछा है। करेक्टेड मीन बताना आसान होता है। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, आप यूज करिए। करेक्टेड मीन बताना आसान होता है और करेक्टेड मीन आप बता सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे देखना है क्या कर सकते हैं नया। जूम नहीं करता हूं अगर क्वेश्चन कट हो रहा है तो। लीजिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर वर 200 स्टूडेंट का, मैट्रिक बता रहा हूं, मीन जो था वो कितना बेटा? 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो 15। लेटर ऑन वॉज फाउंड स्कोर 43-35 वर मिसरीड एज, तो 43-35 होना चाहिए था, मिसरीड कर दिया 34-53। तो पहले बताइए इन दोनों का सम कितना? 78। इन दोनों का सम कितना? 87, राइट? ओके, 87। तो इसका मतलब आपने लिखना था ये, कर दिया वो, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? तो माइनस का -9, तो पहले मीन था 40, तो इसका मतलब 40 से थोड़ा कम होगा। पहले तो 40 पॉइंट समथिंग कुछ हो नहीं सकता, ये दो खत्म।
ये भी खत्म, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, एक पीछे हो गया, तो बचा कौन सा? बिना किसी कैलकुलेशन के आप लगा सकते हो, पर लॉजिक से कर रहे होते तो कुछ नहीं, -9/200 कर लीजिए, कितना? 0.04 मान लो, ठीक है, मतलब 0.05 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 40 माइनस पॉइंट निगेटिव है ना, ये 0.05, ये देखो आ गया 39.95। पर थोड़े से लॉजिक की वजह से आप क्वेश्चन को बता सकते थे, और ये एग्जाम में करने वाला क्वेश्चन था। समझ में आ गया? ये माइनस क्यों हुआ पता है ना? क्योंकि आपने ज्यादा दे दिए मार्क्स, थे कम, तो निगेटिव हो गया। अगर यही उल्टा होता तो बढ़ता है, कब बढ़ता है कब कम होता है ये पता होना चाहिए। मिसरीड करने में डेटा कम लिया और ज्यादा था तो कम हो जाएगा मीन, और कम था और ज्यादा लिया तो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। The average marks of boys in class 52 and girls is, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज दिए हैं कितने? 52 किसी एक क्लास में, और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने? द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड, दोनों को जब कंबाइंड कर दिया मतलब ओवरऑल बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 50। द परसेंट ऑफ बॉयज, कितने परसेंट बच्चे लड़के होंगे उसमें, ये पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये शीट में आप सबको दे दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई कर लेना, सब काम के क्वेश्चंस हैं। पर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप अलग कर दो, और जो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं वो अलग कर लो। बस ये आपका दिमाग बदला देना चाहिए पेपर करते हुए। अभी क्लास का अपलोड करवा दूंगा। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, बॉयज का एवरेज ज्यादा है, गर्ल्स का कम है। पूछा क्या? नंबर ऑफ बॉयज, तो एक बात पक्की कि लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, तो लड़कों की संख्या ज्यादा होगी तो ये दो खत्म, ये जरा कुछ ज्यादा ही हो गई लड़कों की संख्या, यही है, ठीक है, दो कट हो गए वो श्योर है, ठीक है। तो अब इसको आप लॉजिक से भी कर सकते हो। कैसे? कि आप मान लो 100 ही बच्चे क्लास में हैं, तो अगर 80 बॉयज हुए और तो ऑब्वियसली 20 गर्ल्स होंगी, तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे बताओ? 80 इंटू बॉयज का 52 प्लस 20 इंटू 42 अपॉन नंबर ऑफ बच्चे। सो 0 एक कंप्लीट कैंसिल कर दो, टाइम बचेगा। 8 इंटू 52 प्लस 2 इंटू 42 अपॉन कितना बचा? 10, ठीक है। एक और 2 कैंसिल कर सकते हो चाहो तो 4 इंटू 52 प्लस 42 बाय 5, करो फटाफट मल्टीप्लाई। हाँ, 208 प्लस 42 यानी 250 बाय 5 इज इक्वल टू 50, बिल्कुल सही है। तो 80 राइट आंसर है। ये दो क्यों कम हुए थे वो समझ में आ गया? क्योंकि लड़कों का एवरेज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, जब ही हो सकता है सर। अगर यही क्वेश्चन गर्ल्स पे होता तो हम इन दो को कट करते और इन दो को क्रॉस चेक करते। क्या? हाँ, आपने इसको चेक किया और नहीं हुआ तो मैं फिर ये लगाऊंगा ना, इसको क्यों चेक करूंगा? आपको इतने बार तो सिखाया कि जब आप श्योर हो, और मान लो आपने ये हो जाता तो इसको क्यों चेक करना है? हम, हाँ, जब भी हम ऑप्शन रिजेक्ट करने का फायदा यही होता है कि हम दो पे श्योर थे, अब दो पे ही हमारे को कंसेप्ट बनाना था, तो जो दो में से जो पहला दिया उसको लिया, कर गया तो वो, नहीं तो बचा हुआ। ऐसा मत करना कि इसे भी करने बैठ गए। डन। देखो अब ये करने वाले क्वेश्चन है, मतलब आपके पास, आपको पकड़ में आना चाहिए। और वैसे अब तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है 80% क्वेश्चन अब तक जो एग्जाम में आए वो करने वाले आए और 20% छोड़ने वाले आए। तो वो किस्मत की बात है कब कौन सा आ जाए, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप बेसिक थ्योरी पढ़ी हो तो कर सकते हो, इसलिए पढ़ना है इस टॉपिक को।
चलिए, सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन, अनदर पॉपुलेशन बी 100 ऑब्जर्वेशन, बी ए वेरिएंस दिए हुए हैं, तो उनका रेशियो पूछा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हुई एक तरह समझ लो, इसकी काउंटिंग 101 से 200 तक है, इसकी काउंटिंग 151 से 250 तक है, दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज है, शिफ्टिंग ऑफ कर्व हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों वेरिएंस कैसे होंगे, सेम होंगे, इसलिए आंसर भी सेम। आपको इसका कंसेप्ट समझना है, आप ले लो 2, 3, 4, 7, 8, 9 दोनों का वेरिएंस निकालो, सेम आएगा। कोई भी छोटी वैल्यू लेके आप इस चीज का कंसेप्ट बना सकते हैं, बस नंबर ऑफ टर्म क्या होना जरूरी है, सेम। दूसरा, इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इधर भी 1 का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इधर कुछ 3 टर्म ऐसे नहीं ले सकते आप यहां पर 5, 7, 9, मतलब स्केल एक जैसा होना चाहिए। कोई भी ले लो आप, आपने मान लो ये लिया कि सपोज आपने लिया 2, 3, 4 और एक ले लो 6, 7 और 8, चल जाएगा, या 2, 2 का डिफरेंस ले लो चल जाएगा, 4, 4 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आंसर बोलो 1। देखते ही बता सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, मीन क्या होता है मैंने बताया था आपको, मीन होता है एनपी और वेरियंस होता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, x = 1 लिखा है ना, और ये लिखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी, वेरियंस बोलो एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो रूट एनपीक्यू, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो q + p की होल पावर n, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बोलो एनसीआर q पावर n - r p पावर r। आप q पहले लिखने लगो, मिस्टेक ही खत्म। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 5 कंसेप्ट है, बस केवल 5। अभी आप सब लोग ध्यान रखना, मेरे तीनों बैचेज में स्पेशल सेशंस हैं, एनडीए और 21 और 22, 23 सभी के। ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूं, तो जिस टाइम पे है वो अटेंड करिएगा। क्लियर ये? तो अभी तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एन के पहले बताओ, एनपी 4 है और एनपी क्यू कितना है 2, तो एनपी रख दिया यहां, तो क्यू आ गया 1/2। अब ये मत पूछना पी कहां से आ गया, क्योंकि P + Q ये पूछ लेते हो आप, फिर ये भी पूछते हो n कहां से आ गया, फिर ये भी पूछना n कहां से आ गया, यहां रखो P 1/2, n आ गया 8। अब आपको x = 1 पूछा है, तो बोलो 8c1 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1, यानी 8/2 पावर 8, यानी 1/2 पावर 5 1/32। डन। चलो इतना ही करते हैं। अब आपको मैं शीट दे देता हूं टेस्ट के फॉर्म में, आप इस शीट में करीब करीब अभी 25 क्वेश्चन और हैं, और बल्कि निकाल देता हूं मैं, इतने नहीं देता और थोड़े ज्यादा दे देता हूं, तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और इसमें आप अपनी समझदारी से वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो डेटाबेस टाइम ले रहे हैं, जो टाइम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा 1-2 क्वेश्चन के अलावा सब करने लायक थे, तो ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए, कलेक्शन अच्छा है क्वेश्चन का, इनको ध्यान से करिए। तो ये टॉपिक आपका फिनिश विद प्रैक्टिस, तो एक टॉपिक और आपका एंड हो गया आज। चलिए अब आप लोग ब्रेक ले लें और एक आदत डालें कि अभी समय आ गया एग्जाम टाइम का और समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो कम खाना है और ज्यादा पानी पीना है। ये आदत डाल लीजिए, आप ज्यादा पानी पिएंगे तो अच्छा है। दूसरा, वेजिटेबल्स पे आ जाएं तो और अच्छा है। वेजिटेबल्स का मतलब है सैलेड इस समय ज्यादा खाएं, ककड़ी खीरा है ना, ये थोड़ा ज्यादा खाएं। इसके अलावा आपने फ्रूट्स में ऑरेंज वगैरह ज्यादा खाएं, मूली वगैरह नहीं खानी है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो जो खाने वाली चीज है वो बता रहा हूं, तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा रखो, खाने का इंटेक कम रखो, नींद का इंटेक भी कम करो, क्योंकि गर्मियों में पंखे चलते होते हैं, कूलर चल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सोने में। और अभी मास्क आपका आंखों पे भी चला जाता है, तो वो भी एक काम करने लगा, कहीं रोशनी में भी अंधेरा कर लेते हो आप, है ना, तो वो नहीं करना है। चलो थैंक यू।
अभी जो स्पेशल सेशन है वो सभी अटेंड करिएगा। कल पेपर है आप लोगों का।